नमस्कार साथियों। तो भाई आज इस एमपीपीएससी की सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट 3 आगे बढ़ा रहे हैं और आई होप कि आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखिए कल हम इसके पूरे एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप 1, 2, 3 तीनों लेक्चर्स को आप अच्छे से सुनिए और उसके बाद जो आपके एमसीक्यू जाएंगे वो काफी लेवल के रहेंगे। उसमें हो सकता है कि आपको कुछ और नए पॉइंट भी सीखने को मिले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेक्चर 1, 2, 3 कंप्लीट देखिए, थॉरोनेस के साथ उसे कंप्लीट करिए और उसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे एमसीक्यू, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू लगाएं विदाउट नॉलेज तो वो मजा नहीं। और दूसरी बात की जो एमसीक्यू का समेकन आपके लिए किया गया है तो उसमें ऐसे एमसीक्यू उठाए गए हैं जो हमें ऐसी ऐसी जगह से मिलते हैं जहां पर बेटा की यूपीएससी के आए हुए क्वेश्चंस हैं, यूपी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो वो एक ही जगह मिल जाएंगे। तो इसको पढ़ने के बाद उनको लगाने में मजा आएगा। कई एमसीक्यू में नए नए थॉट्स भी आपके सामने मिल सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि 3 दिन लेक्चर जो आपने सुनने में मेहनत की है आखिर उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से हो सकता है। और सही मामले में कहें तो यही एक प्रॉपर तैयारी पेपर, चाहे वो एमपीपीएससी का हो या व्यापम का हो, यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, किसी का भी हो, यदि आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आप जीवन में कभी भी फेल नहीं हो सकते। चलिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 3। अब देखिए, जैसा कि हम लोग पहले सेशन में पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्ट्री को आगे बढ़ा चुके हैं, दूसरे लेक्चर में हमने सीखा था कि ये डायोड और ट्रायोड क्या होते हैं। हालांकि आज मैं आपको अर्धचालक के बारे में भी समझाऊंगा। हमने ट्रांजिस्टर्स तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम जिस थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं वो हमें आपके साथ किसके साथ मिलेगा, कैपेसिटर। हमारी यहीं पर बात कल खत्म हुई थी। तो देखिए आज हम कैपेसिटर की बात करते हैं। जस्ट अ मिनट बस। अब देखिए कैपेसिटर भी क्या है, एक हल्का सा इलेक्ट्रॉनिक स्विच ही होता है। और मेरे ख्याल से कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कैपेसिटर को ना देखा हो, क्योंकि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक मैन या मिस्त्री जो आते हैं, जो लाइट को सही करने आते हैं, उनके हाथ में आपने इस टाइप का एक हथियार देखा होगा और इसके थ्रू वो ये चेक करते हैं कि आपका पंखा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं पर आपका कोई सर्किट ब्रेक तो नहीं हो गया है। इस सब पता किसके आधार पर लगाया जाता है, कैपेसिटर। चलिए कैपेसिटर की बात करते हैं। यह ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। देखिए सबसे प्यारी बात क्या होती है कैपेसिटर की, कि कैपेसिटर भाई आपके पंखों का भी जान होता है, आपके किसी भी प्रकार की मोटर हो उसकी भी जान होती है। क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी इसके पास आती है ये उसे अपने पास स्टोर कर लेता है, ये अपने पास उसे संग्रहित कर लेता है। और संग्रहित करने के बाद जब एक तेजी से आउटफ्लो देता है तो उससे बेटा जो हमारे मोटर की या जनरेटर की या पंखे की जो एक रॉड होती है वो घूमने लगती है और उस रॉड के सर्कुलेशन से हमारे पंखे मोटर यांत्रिक ऊर्जा ज्यादा पैदा करते हैं। तो फिर इससे हमारा आउटपुट या इससे हमारा कार्य हमें मिलने लगता है। तो देखिए भाई कैपेसिटर की बात करते हैं, यह ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है, नॉर्मल सी बात थी। यह रिचार्जेबल बैटरी की तरह बहुत कम समय में चार्ज हो जाता है। वास्तव में जैसे ही हम इसके अंदर आउटपुट भेजते हैं तो अपने आप में चार्ज हो गया और आउटफ्लो करता है बहुत। इसीलिए कोई भी मोटर होती है वो शुरू से ही स्पीड नहीं पकड़ती। जैसे आप पंखे की बात करें तो पंखा डग 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 ऐसे चलता है। क्यों? क्योंकि पहले क्या होगा, चार्ज होगा। तो इतनी सी बात आपके सामने क्लियर है। इसका उपयोग देखिए, एक तो ये याद रखना है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम पर वोल्ट। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला ही होता है C = Q/V। इसकी डेफिनेशन भी ऐसे ही दी जाती है कि किसी भी सर्किट का वोल्टेज बढ़ाने पर उसमें जितना आवेश का बढ़ जाता है या जितना चार्ज इंक्रीज हो जाता है वही उसकी क्या कहलाती है, कैपेसिटी। वही उसका क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। देखिए इसका एक मात्रक तो क्या होता है, क्योंकि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम, और जो वोल्टेज होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इससे हमें इसका एक मात्रक मिल जाता है कूलॉम पर वोल्ट, या इसी का डायरेक्ट जो एसआई मात्रक होता है वो क्या बन जाता है, फैराडे। ये याद रखिए, इसी का डायरेक्ट एसआई मात्रक हमें किस फॉर्म में मिल जाएगा भाई, फैराडे। अब इसका उपयोग कहां कहां होता है तो देखिए, आवेश को संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में, विद्युत उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में। ये ऐसे छोटे छोटे से सेल टाइप के आपने अपने रिमोट में, इन सब चीजों में काफी कॉमन होता है। और इसका एक बड़ा रूप हमें कहां मिलता है, अपने पंखों में। लेकिन इसका फैराडे काफी बड़ा मात्रक है, इसीलिए इसका व्यवहारिक रूप से छोटा मात्रक जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है वो होता है माइक्रो फैराडे। एक फैराडे में एक्चुअल में एक माइक्रो फैराडे में कितने फैराड होते हैं, तो याद रखिए एक काफी छोटी यूनिट है, तो ये हमें कितना मिलेगा, 10⁻⁻⁶। अगला हम देखते हैं रेक्टिफायर। इसके बारे में मैं एक दिन पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं कि भाई जो हमारा
रेक्टिफायर होता है, इसका काम होता है, इसमें डायोड का इस्तेमाल करते हैं कि ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। एसी जो हमारे घरों में आती है और हमें बैटरी को चार्ज करना है, तो भाई एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करता है, हमारा रेक्टिफायर। इस एक्चुअल में ये किस पर डिपेंड होता है, डायोड्स पर, ऐसे सर्किट्स बने होते हैं। इसके बाद हमारी इन सब मशीनों में, ये सब किसकी बात चल रही है, आपके मदरबोर्ड की, क्योंकि ये सब हमारे मदरबोर्ड, या जो हमारा मदरबोर्ड आपने देखा ही होगा हरे कलर का होता है भाई, पूरा प्रोसेसर्स लगे होते हैं, आईसी चिप लगी होती है, तो उन सब का ये क्या बन जाता है, आधार बन जाता है। ऐसे में ही बेटा जब हम कभी हार्ड बोर्ड पर इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं, तो ऐसा ना हो कि आउटपुट बहुत ज्यादा आ जाए, तो उस पर हमें समय पर प्रतिरोध भी काम करने होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि इसमें हमारे जो सर्किट्स होते हैं उसमें ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, जिससे वोल्टेज ज्यादा आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही, चार्ज एकदम बह सकता है, तो ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा मदरबोर्ड ही जल जाए। तो उसमें बीच बीच में रेजिस्टेंस होते हैं जो एक क्या ऊपर नीचे चलते रहते हैं, तो इससे आपके कंप्यूटर का आउटफ्लो मैनेज होता रहता है, ये वोल्टेज को मैनेज कर देते हैं। तो अब हम इनका असर देखते हैं कि आखिर इन पर हमें क्या असर देखने को मिलता है। तो रेजिस्टेंस करंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है। रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, प्रतिरोध, जो धारा के बहने का करेगा विरोध। तो इसमें ऑटोमेटिक स्विच आजकल आते हैं, क्योंकि जब कंप्यूटर मदरबोर्ड पर या आपके मोबाइल के हार्डबोर्ड पर एकदम करंट आउटफ्लो होता है, तो भाई हो सकता है कि एकदम ज्यादा आ जाए, वो पूरे मदरबोर्ड के सर्किट्स ही जल जाए। तो भाई जितना तो शुरुआत ही नहीं हुई उससे पहले ही हमारा काम ही खत्म हो गया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्विच के फॉर्म में क्या लगाए जाते हैं, रेजिस्टेंस। यदि देखना चाहे तो ये देखने में कैसे लगते हैं भाई, ऐसे। अब देखिए, यह सर्किट के अंदर वोल्टेज के स्तर को कम कर देता है, बिल्कुल जरूरी चीज होती है, और इलेक्ट्रिकल पावर को भंग करने के लिए हाई पावर वाले रजिस्टर को हम उपयोग करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इसके बाद अब हम देखें तो हमें अगली जानकारी किसकी मिलती है, हमारी आईसी चिप। देखिए आईसी चिप के बारे में लिखा हुआ है कि जो अर्धचालक सिलिकॉन से बनी एक छोटी चिप होती है, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। एक्चुअल में ये चिप 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 कहने लगे, ये अपने आप में क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इधर उधर की बिखरी हुई चीजों को एक जगह समेकित करने की प्रोसेस को ही हम क्या बुलाते हैं, इंटीग्रेटेड। क्योंकि हमारी जितनी टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं, सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल कर चुके हैं, स्विच का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन इन सब के थ्रू जब आउटपुट आगे बढ़ता है तो एक्चुअल में इनको एक जगह समेटने का काम कौन करती है, आईसी। इसीलिए आईसी हमारे इन सभी जितने भी डिवाइसेज हम देख रहे हैं, चाहे वो टीवी हो चाहे मोबाइल हो, इन सब का एक बहुत ही जरूरी पार्ट होता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अर्धचालक सिलिकॉन से बनी एक छोटी चिप होती है, याद रखिए इसका बेस मटेरियल हमेशा किसका बना होगा, सिलिकॉन का। एक छोटी सी चिप होती है जिस पर कई सारे, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जो छोटी छोटी डिवाइसेज हम देख रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स देख रहे हैं, रेजिस्टेंस देख रहे हैं, एम्पलीफायर देख रहे हैं, इन सबको एक ही जगह जोड़ दिया तो वो हमारी क्या बन गई, आईसी। अब हम इसमें देखते हैं इसका आविष्कार, ये हमेशा याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसी किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इसका आविष्कार 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयस के द्वारा किया गया था। दो साइंटिस्ट का योगदान है, हालांकि किल्बी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था, इसीलिए जैक किल्बी इसमें एक महान नाम के रूप में उभरते हैं। तो याद रखिए कि आईसी चिप बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, जैक किल्बी का, और उनका साथ किसने दिया था, रॉबर्ट नॉयस। अगली बार हम देखते हैं पहली बार आईसी चिप का उपयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। देखिए थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका साइज पहले से घटने लगा था। जो प्रथम पीढ़ी प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका आकार काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था, उन्हें स्टोर करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं हुआ करता था। फिर दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर आए, लेकिन जब इन सब के बीच में हमने आईसी चिप इस्तेमाल कर दी तो उनका आकार अचानक घट गया, क्योंकि जो चीज बिखरी हुई थी वो आपने एक छोटे से सिलिकॉन के प्लेट पर कन्वर्ट कर दी, तो इससे मामला काफी आसान हो गया। अब हम देखते हैं अब पहली बार आईसी चिप का उपयोग कब किया गया भाई, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने, इसे माइक्रो चिप, सिलिकॉन चिप या केबल चिप भी कहा जाता है। देखिए इसे हम कई बार क्या है कि आईसी चिप का पूरा नाम नहीं लिया जाता, आईसी चिप को सिलिकॉन चिप, क्योंकि उसका बेस किसका बना होता है, सिलिकॉन का, इस नाम से भी जानते हैं, या इसे हम नॉर्मली क्या बुला देते हैं, केबल चिप, या यही क्या है हमारी माइक्रो चिप। ये देखने में कैसी होती है, देखिए इस पे लिखा हुआ है आईसी एसएमडी, मतलब आईसी आपकी ऐसा स्विच के फॉर्म में, कभी भी आप देखिए कोई भी आपका हार्डबोर्ड हो उसमें स्विच हमारा जुड़ा रहता है।
इसके बाद अब हम देखते हैं तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप ने अपनी जनरेशंस के रूप में डेवलपमेंट किए। यदि हम देखें तो सबसे पहले जो आईसी इस्तेमाल होती थी वो कौन सी थी, एसएसआई के नाम से 1964 में ये प्रॉपर डेवलप हो गई थी। इसका पूरा नाम क्या था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। मतलब बेटा एक काफी छोटे, इसमें देखिए ट्रांजिस्टर्स, सबसे बड़ी बात कि इसमें ट्रांजिस्टर्स की संख्या कितनी थी, केवल 1 से 10। और जब 1 से 10 ट्रांजिस्टर स्विच लगा के एक आईसी बनाई गई तो भाई इसकी क्षमताएं इतनी असीमित नहीं थी, इसकी क्षमताएं कैसी थी, कम। इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद देखिए जो सेकेंड जनरेशन की आईसी चिप बनी वो 4 साल बाद डेवलप हुई और इसका लार्ज स्केल, मीडियम स्केल पर आ गई, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर्स बढ़ा के कितने कर दिए गए, 10 से लेकर 500। तो देखिए चिप वही है, आप ट्रांजिस्टर्स को स्विच करना, इतना हंसी मजाक नहीं होता, नहीं तो आपको लगे कि सर चिप बड़ी बना के ट्रांजिस्टर्स और जोड़ देते, इसमें कौन सा, नहीं भाई, आकार उतना ही रखना है, बस हमें ट्रांजिस्टर्स के ज्यादा स्विच उसमें जोड़ने हैं, तो इसके लिए काफी दिमाग चाहिए। और यही हमारा सेकेंड जनरेशन कब डेवलप हुई, 1968। इसके बाद हम देखते हैं तो एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये कब डेवलप की गई भाई, 1971 में। और इसमें देखिए ट्रांजिस्टर्स की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 500 से 20,000, काफी बड़े मात्रा में ट्रांजिस्टर्स एक ही जगह पर स्विच कर दिए गए। इसके पास बेटा वेरी लार्ज, सीधी सी बात है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज और अल्ट्रा लार्ज, ऐसे कोई बड़े नाम नहीं है, पहले स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर वेरी लार्ज एंड अल्ट्रा लार्ज। ये कब डेवलप हुई, 1980 में। और सोचिए इसमें कितने सारे ट्रांजिस्टर्स जोड़ दिए गए, 20,000 से भी ज्यादा, और कहां तक, 10 लाख तक। और उसके बाद जब 1984 में लेटेस्ट हमारी चिप बनी वो कैसी थी, अल्ट्रा लार्ज, और इसमें ट्रांजिस्टर्स की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 10 लाख से भी ज्यादा। आप जो सोचते हैं कि हमारे मोबाइल्स में इतनी मेमोरी है, इतनी इंटरनल मेमोरी है, ये सब इसी के आधार पर बनाई जाती है, जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे उसकी मेमोरी कहीं ना कहीं उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। क्लियर हुई भाई, उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसके बाद अब हम देखते हैं, अब आता है भाई हमारा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जैसे इंटेल कंपनी, याद रखिए सबसे पहले बेटा इंटेल के द्वारा ही एक स्मार्ट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया था। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर जिस व्यक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया उनका नाम था मार्सेसन हॉफ। ये नाम आपको याद रखना चाहिए कि सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर जिसके द्वारा लॉन्च किया गया वो कौन थे, मार्सेसन हॉफ। और इन्होंने इंटेल कंपनी से टाई अप किया, तो बेटा लंबे समय तक इंटेल कंपनी सक्सेस है इस चीज में, जिसने क्या बनाए हैं, अच्छे से अच्छे माइक्रो प्रोसेसर। अब देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर होते क्या। यह एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर का आईसी चिप के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए हुआ क्या, सबसे पहले हमने ट्रांजिस्टर्स को जोड़ा तो हमारी क्या बन गई, आईसी। और फिर उसी आईसी के साथ हमने अलग से ट्रांजिस्टर्स को ऐड कर दिया जिससे हमारी काम करने की क्षमता बढ़ गई, तो फिर वही डिवाइस हमारी क्या बन गई, माइक्रो प्रोसेसर। आप देखिए मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का नाम हमेशा चलता है कि ये वाला ओएस है, वो वाला ओएस है, ये वाला ओएस है, इतना माइक्रो प्रोसेसर डेवलप कर दिया। तो फिर से देखिए सबसे पहले हमने डायोड ट्रायोड का उपयोग क्या करके बनाया था, ट्रांजिस्टर्स बनाए। ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करके हमने क्या बनाई, आईसी चिप, और आईसी चिप में अलग से ट्रांजिस्टर्स जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, माइक्रो प्रोसेसर। और जिससे हमारे बिखरे हुए काम एक ही जगह पर होने लगे। तो इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जान होती है, क्योंकि आजकल जो जितने भी हम देखते हैं एक डिवाइस होती है लेकिन वो मल्टीपर्पज होती है। और मल्टीपर्पज बनाना कब पॉसिबल हुआ, जब हमारे पास क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर। चलिए देखते हैं अब इसके, याद रखिए कि भाई इसको बनाने का क्रेडिट किसको दिया जाता है, मार्सेसन हॉफ। आप माइक्रो से याद रख सकते हैं कि एम फॉर माइक्रो एंड एम फॉर मार्सेसन हॉफ। अब क्या हुआ भाई, इनका हम आगे देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू, जो आप बेटा कंप्यूटर डिवाइसेस के नाम पढ़ते हैं सीपीयू, तो भाई उसी सीपीयू चिप के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये उसकी सबसे बड़ी जान होती है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर, टेलीविजन, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी सभी में किया जाता है। जब ये टेक्नोलॉजी नई नई डेवलप हुई थी तब ये बहुत ज्यादा महंगी थी। और देखो भाई टेक्नोलॉजी का मतलब ही होता है कि जो भी इन्वेंशन हुआ है आप उसे मानव उपयोगी बना सके। जब मनुष्य उसका उपयोग करता है तो भले ही वो टेक्नोलॉजी पहले महंगी होती है, लेकिन जब उसका आउटपुट बहुत बढ़ जाता है और इजी प्रोसेस वो होने लगती है तो उसकी कॉस्ट काफी हद तक घट जाती है।
आज कैलकुलेटर देखिए तो मार्केट में भाई हाथ हाथ में कैलकुलेटर 20, 30, 40 रुपए के मिलने लगते हैं, और सोचिए उसमें ये सब टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसर तो नहीं लेकिन आपके आईसी चिप वगैरह सब इस्तेमाल होता है, तभी तो कैलकुलेटर की कीमत घट गई। आपके 84 मोबाइल में हर चीज इस्तेमाल होती है, क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जुड़ गए हैं। तो भाई इनके कारण मल्टीमीडिया आपकी कई चीजें एक ही जगह पर हो रही हैं। तो ये सब कैसी होती है? मल्टीपर्पज डिवाइस। क्लियर हुआ? चलिए भाई अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें से मुझे आपको थोड़ा सा कुछ समझाना है, इसीलिए बेटा इस एक ब्लैंक पेज को छोड़ा गया है। सबसे पहले मुझे आपको बताना है एक बीसीएस थ्योरी। किसको बताना है भाई? बीसीएस थ्योरी। देखिए बीसीएस थ्योरी की यदि हम बात करते हैं तो बीसीएस थ्योरी क्या है? 3 साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, जिनका नाम होता है बॉल्डिन, इनका नाम क्या है? बॉल्डिन, कूफर, और तीसरा नाम है भाई आपका श्रीफर। श्रीफर, 3 नाम है बेटा आपके, श्रीफर, बॉल्डिन और कूफर। इन्होंने मिलकर एक थ्योरी प्रस्तुत की और उसी थ्योरी को हम क्या नाम देते हैं? बीसीएस थ्योरी। क्योंकि इस एक ब्लैंक पेज में मुझे आपको काफी सारी चीजें समझानी है, और एक्चुअल में इनका कहना क्या था कि बीसीएस थ्योरी एक्चुअल में किससे डायरेक्ट लिंक करती है बेटा? आपके अतिचालकों से। ये किससे लिंक करती है? डायरेक्ट अतिचालक से। इनका कहना था कि वास्तव में जो हमारे अतिचालक होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा जोड़े के रूप में आगे बढ़ते हैं। बीसीएस थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारे अतिचालक होते हैं या जो हमारे सुपर कंडक्टर्स होते हैं, इसमें जो ऊर्जा होती है, इसमें जो एनर्जी होती है, वो हमेशा किसके रूप में आगे बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े के रूप में। और इनका कहना था कि ये इलेक्ट्रॉन जोड़े एक दूसरे से किस बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं? तो याद रखिए उस बॉन्ड का नाम क्या होता है? कूपर बॉन्ड। एक्चुअल में हुआ क्या था कि कूपर ने सबसे पहले इस थ्योरी को आगे बढ़ाया था, तो कूपर का नाम इसमें क्रेडिट जोड़ दिया गया, और कूपर के साथ बॉल्डिन और श्रीफर ने ही इस थ्योरी को आगे बढ़ाया, तो इन तीनों को एक कंबाइंड क्रेडिट दे दिया गया। तो देखिए इन तीनों की थ्योरी हमसे क्या कहती है कि वास्तव में जो अतिचालक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़े के रूप में आगे बढ़ते हैं, और यही उनकी ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या बनता है बेटा? जरिया बन जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा कूपर बॉन्ड के साथ आगे बढ़ता है तो इसमें धारा या आवेश के बहने पर घर्षण शून्य महसूस होता है। याद रखिए घर्षण कैसा हो जाता है? शून्य। तो घर्षण शून्य हो जाएगा तो प्रतिरोध भी कैसा हो जाएगा? जीरो। रेजिस्टेंस भी कैसा होता है? जीरो। अतिचालक, याद कीजिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अतिचालक के बारे में बता चुका हूं। अतिचालक इफेक्ट हमसे क्या कहता है? सीधा सीधा सुपर कंडक्टिविटी की। अतिचालक होता क्या है कि जब हम धातुओं को ठंडा करते हैं तो धीमे धीमे उनका प्रतिरोध कम होता जाता है। दोबारा समझना, हमने क्या समझा था अतिचालक या सुपर कंडक्टिविटी में कि धातुओं को ठंडा करने पर, मेटल्स को ठंडा करने पर उनके अंदर का प्रतिरोध धीमे धीमे कम होता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब बेहद ठंडा कर देते हैं, क्योंकि -150, -200, -250 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं, तो फिर धातुओं का प्रतिरोध जीरो हो जाता है। जीरो हो गया, शून्य हो गया। ऐसे में आप इलेक्ट्रॉन भेजिए तो भाई बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होता, और इसी के कारण हमारे आज की बेहतरीन तकनीक जो बनती है वो इसी पर काम करती है। तो जब हम परम शून्य ताप के आसपास ले जाते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ऑन्स ने अतिचालकता की खोज की थी, और ऑन्स ने किसमें की थी? पारे में। और पारे का अति शून्य तापमान, अतिचालक तापमान कितना होता है बेटा? 4 डिग्री केल्विन। 4 डिग्री केल्विन का सीधा सीधा मतलब होता है -269 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आखिर इसका फायदा क्या मिलता है? इनका फायदा मिलेगा सुपर कंप्यूटर्स। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो एक बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं। तभी आपने मूवीज वगैरह में या टीवी पर सुपर कंप्यूटर चैम्बर या उस कमरे को देखा होगा, तो उस कमरे का तापमान बेहद ठंडा होता है, क्योंकि इन सब के बीच में हम किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? अतिचालकता के गुण का। तो अतिचालकता में ऐसा क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का कोई विरोध नहीं करते, धातुओं के इलेक्ट्रॉन घर्षण नहीं करते, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन कूपर बॉन्ड के द्वारा बंध कर एक जोड़े के रूप में आगे बढ़ेगा, और जब ये जोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में कोई विरोध नहीं होता, कोई प्रतिरोध नहीं होता, तो धारा लगातार आगे बढ़ती जाती है। इसी थ्योरी को हम क्या नाम देते हैं? बीसीएस थ्योरी, बॉल्डिन, कूपर एंड श्रीफर थ्योरी। अब इसी पर बेटा वास्तव में
एक बहुत ही सही रिसर्च की गई है जिसे हम बुलाते हैं मॉइजनर इफेक्ट। आई थिंक हो सकता है कि आपने नाम सुनाओ और नहीं सुनाओ, तो चलिए इसके बारे में अब हम थोड़ा सा समझते हैं। मॉइजनर इफेक्ट, मॉइजनर इफेक्ट क्या होता है? मॉइजनर इफेक्ट कहता है कि यदि हम वास्तव में किसी भी अति चालक पदार्थ को, मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई अति चालक पदार्थ है, अति चालक पदार्थ को जब आप एक चुंबक के ऊपर रखते हो, किसके ऊपर रखा है आपने? मैग्नेट के ऊपर, तो वास्तव में ये इससे टच नहीं होता, ये इसका विरोध करने लगता है। ये हमेशा एक दूसरे का क्या करेंगे? विरोध। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे, लेकिन यदि आप चुंबक में करंट प्रवाहित करो, तो जैसे ही चुंबक में करंट प्रवाहित करोगे, एक्चुअल में वो डायरेक्ट चुंबक नहीं होता। शायद आपने फिजिक्स में मैग्नेट में पढ़ा हो कि अस्थायी चुंबक होते। कैसे होते हैं? अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक वो होते हैं जिनमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ये किसका बनाया जाता है? सॉफ्ट आयरन का, नरम लोहे का। तो होता क्या है कि यदि हम नरम लोहे में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या पैदा हो जाता है? मैग्नेटिज्म। उसमें क्या पैदा हो जाएगा? चुंबकत्व। और जब उसमें चुंबकत्व पैदा हो जाता है तो वो अपने ऊपर रखे हुए अति चालक पदार्थ का हमेशा करता है विरोध। और यही कॉन्सेप्ट हमारा किसका बन गया? बुलेट ट्रेन का। आपने भी कई बार एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि जो बुलेट ट्रेन होती है वो वास्तव में पटरियों पर नहीं चलती, पटरी से थोड़ी ऊपर चलती। आखिर ये कैसे संभव है कि एक ट्रेन जो पटरियों पर ना चल के पटरियों से ऊपर चल रही है? तो बेटा ये सब किसके कारण होता है? मॉइजनर इफेक्ट। क्योंकि बुलेट ट्रेन की स्पीड अच्छी खासी होती है, और जब इतनी तेज स्पीड से ट्रेन जाएगी तो जाहिर सी बात है पटरियों में और पहियों में घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो आग लगेगी। तो बेटा पटरियां और पहिए जरा से समय में खत्म हो जाएंगे, और आपको स्पीड कैसी चाहिए? ज्यादा। इसीलिए बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट काफी महंगा होता है। और बुलेट ट्रेन कई देश चला चुके हैं, लेकिन पूरे देशों में बुलेट ट्रेन का जाल नहीं बिछाया जाता, एक केवल कुछ लिमिटेड स्टेशन के बीच में ही चलाई जाती। ऐसा क्यों? ये प्रोजेक्ट इतना महंगा क्यों है? क्योंकि इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम किसकी स्टडी करते हैं? मॉइजनर प्रभाव। मॉइजनर प्रभाव हमसे क्या कहता है? सीधा सीधा कि आप मैग्नेट के ऊपर अति चालक पदार्थ रखिए तो वो संपर्क में नहीं आते हैं, विरोध करते हैं, और इसी विरोध के कारण जब स्पीड बनती है तो पटरियों पर पहिए जो होते हैं बेटा वो उसके कांटेक्ट में ना आकर थोड़े ऊपर हो जाते हैं। अब जैसे ही स्पीड बढ़ाई तो वो उसी के बैलेंस में चलता रहेगा और ट्रेन आगे बढ़ती रहेगी। टच में नहीं आएंगे तो घर्षण नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा तो विरोध नहीं होगा, आग नहीं लगेगी, पहिए नहीं जलेंगे, और ट्रेन हमारे गंतव्य तक पहुंच जाएगी, डेस्टिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब समझ में आया? तो याद रखिए मॉइजनर इफेक्ट के आधार पर ही हमारी क्या चलाई जाती हैं? बुलेट ट्रेन्स चलाई जाती हैं। अब तीसरी बात जो मुझे आपको इस चैप्टर में समझानी थी वो सीधा सीधा किस पर बेस होती है बेटा? अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेमीकंडक्टर्स। या किसकी बात करते हैं? अर्धचालक। तो यदि हम सेमीकंडक्टर्स जो मैंने आपको कल पढ़ाए थे, तो देखिए सेमीकंडक्टर्स में मेन जो बेस हम आजकल इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर किसका होता है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एक किस किसका होता है? सिलिकॉन, और दूसरा हम इसमें इस्तेमाल किसका करते हैं? जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो काफी ज्यादा फेमस हमारे क्या है भाई? अर्धचालक हैं। और ये अर्धचालक बेटा वास्तव में जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो अब इनके अर्धचालक बनाने में जब हमने इसका इस्तेमाल किया तो इनका इस्तेमाल हम डायरेक्ट नहीं कर पाते। कल मैंने आपको एनर्जी बैंड्स के रूप में इनका उपयोग करना समझाया था, लेकिन एनर्जी बैंड के रूप में जब हम इसका उपयोग करते हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि चलो अर्धचालक ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर देगा, भले ही स्लो करेगा, लेकिन ऐसे में तो भाई हम कैसे इनका उपयोग करेंगे? तो अर्धचालक की जो क्वालिटी बढ़ा दी जाती है, जो इनकी विशेषताएं बढ़ा दी जाती है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डोपिंग। याद रखिए अर्धचालक में अलग से किसी पदार्थ को मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग। डोपिंग का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? बाहरी पदार्थों का मिलाया जाना। आप अलग से कुछ इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल मिला देते हैं तो यही प्रोसेस हमारी क्या बन जाती है? डोपिंग। अब अलग से हम क्या मिलाते हैं? तो अलग से भाई यदि आपने केमिस्ट्री देखी होगी तो वर्ग 13 और वर्ग 15 इनके कुछ तत्व होते हैं जो हम इनमें कैसे मिलाते हैं? अशुद्धि के रूप में। देखिए यदि हम बात करें
यदि हम इसमें वर्ग 13 के और वर्ग 15 के, वर्ग 13 के कौन कौन से मिलाए जाएंगे, तो देखिए वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो होता क्या है कि यदि हम एल्यूमिनियम और गैलियम को, इन दोनों को इसमें मिला दें, किस किस को मिलाया हमने बेटा, एल्यूमिनियम को और गैलियम को जब हमने इसमें मिला दिया तो बेटा ये वास्तव में कौन से बन जाते हैं, आप बोरॉन की अशुद्धि मिला दीजिए, एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिला दीजिए, तो बेटा ऐसी अशुद्धि जब आप इन सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिलाते हैं तो बेटा ये हमारे बन जाते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। याद रखिए ये कौन से अर्धचालक बन जाएंगे, पी प्रकार के। इन्हें पी प्रकार के हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको मिलाने से सिलिकॉन और जर्मेनियम में धनात्मक होल क्रिएट हो जाते हैं, इनमें क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव होल्स। दोबारा समझिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम में, ये मिट गया है सॉरी, सिलिकॉन और जर्मेनियम में यदि आप स्पेशली किसको मिला दें, बोरॉन, हालांकि इनका ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि सस्ती चीजें कई बार बनानी होती है, तो हम डोपिंग में एल्यूमिनियम या गैलियम का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी एलईडी होती है, एलईडी में हम गैलियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो हुआ क्या कि यदि आप इसमें पी प्रकार की, आप पी अर्धचालक बनाना चाहते हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या मिलाया जाएगा, बोरॉन, और बोरॉन के मिलाने से इसमें चालकता के लिए क्या बन जाते हैं, धनात्मक होल। धनात्मक होल का मतलब होता है कि जब इन अर्धचालक अणुओं में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देता है तो जो जगह खाली हो गई है वही कहलाती है धनात्मक होल। समझना, होल का मतलब क्या होता है, खाली जगह। और जब किसी अणु में से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देगा तो जो खाली जगह बची है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कण होता है, तो जो कण बचा है वो कैसा है, धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन जहां स्विच कर गया वहां बढ़ जाते हैं ऋणात्मक होल। तो जिसने अपनी जगह खाली छोड़ दी तो बेटा ये क्या बन गया, पॉजिटिव होल। और यदि आप बेटा इसमें वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं और वर्ग 15 में जो हमारे मुख्य तत्व होते हैं उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस। याद रखिए अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फास्फोरस। यदि डोपिंग के लिए आप किसका चुनाव करते हैं, फास्फोरस का। देखिए यदि आप डोपिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, फास्फोरस का, तो यदि आप फास्फोरस को इन सब में मिला देंगे तो हमारे कौन से बनते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक। बेस क्या रहेगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। यदि आप फास्फोरस वगैरह इसमें मिला दें तो हमारे कौन से बन जाते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक, क्योंकि ये क्या क्रिएट करेगा, नेगेटिव होल्स। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ स्विच कर गया है तो इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल होता है, नेगेटिव, और एक नई जगह पर पहुंच गया तो वो बन गया हमारा नेगेटिव होल। तो भाई अर्धचालक की डोपिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यही मुझे आपको आज समझानी थी। तो देखिए इसमें हमारे दो अलग अलग पार्ट्स जो मैंने आपको समझाए, जो कि हमारे लास्ट लेक्चर में नहीं हो पाया था, इसीलिए मैंने इसे अलग से समझा दिया। इसमें दो अलग अलग इंपैक्ट है। एक तो हमने अतिचालक से जुड़ी हुई चीजों को पढ़ा कि जो हमारी बीसीएस थ्योरी है उसमें बॉर्डेन, कूपर और श्रीफर, इन तीनों ने मिलकर बताया कि अतिचालकता में वास्तव में इलेक्ट्रॉन ऐसा कैसे बढ़ जाता है कि उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो ये किसके रूप में बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में, और वही क्या कहलाता है, कूपर बॉन्ड। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें मॉइजनर प्रभाव भी जुड़ता है। मॉइजनर प्रभाव का मतलब होता है कि अतिचालक पदार्थ को चुंबक के ऊपर रखिए तो बेटा वो फिर घर्षण नहीं करता है, और यही बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट होता है। एक चीज जो आपके लास्ट लेक्चर में रह गई थी और वो किससे जुड़ी हुई थी, अर्धचालक से। अर्धचालक टोटल 7 प्रकार के होते, लेकिन उन 7 प्रकार के अर्धचालकों का जब हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहते हैं तो हमें उनमें अलग से पदार्थ मिलाने होते हैं, और अलग से पदार्थ मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग। अलग से उनमें पदार्थ मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग। और डोपिंग के कारण जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं हम इनका नेचर बढ़ा देते हैं। जब इसमें हम भाई वर्ग 13 के तत्वों में से स्पेशली किसको, बोरॉन को, ये तो मैंने नाम लिखे हुए हैं वर्ग 13 तत्वों के, स्पेशली बोरॉन को इनमें जब डोप कर दिया जाता है तो ये बन जाता है पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक क्यों, पी का मतलब होता है पॉजिटिव होल्स। एक किसके रूप में आगे बढ़ेगा, धनात्मक होल के रूप में। और जब हम इसमें फास्फोरस जैसी चीजों को मिलाते हैं तो ये बनाता है हमारा नेगेटिव होल्स या ऋणात्मक होल्स बनाता है, और अब इसमें आवेश का प्रवाह किसके रूप में होगा, नेगेटिव होल्स के रूप में। क्लियर हो गए, क्योंकि ये सभी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपको समझाने थे। क्लियर हुआ, ये था भाई बेसिक पार्ट।
अब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की स्टडी करने वाले हैं इसके आगे। अब देखिए जब हम इसमें देखते हैं तो अब आपको क्या दिखेगा बेटा, इन्वर्टर। सभी को पता है कि इन्वर्टर हमारे घरों में आज एक आवश्यक वस्तु के रूप में जरूर मिलता है। भले ही आजकल लाइट बहुत अच्छी आने लगी है तो अब इन्वर्टर इतने जरूरी भले ही नहीं बचे हैं, लेकिन लाइट बार बार आती है जाती है तो इन्वर्टर कम से कम हमें इलेक्ट्रिसिटी देता रहता है, पंखा चलता रहता है, लाइट चलती रहती है। तो अब आखिर इसमें होता क्या है, तो देखिए इन्वर्टर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऐसा डिब्बा देखा ही होगा बेटा, जो पावर को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। वास्तव में ये डिवाइस करता क्या है, देखिए घरों में जो लाइट आती है, आपके घरों का करंट कैसा होता है, एसी, और इसकी ऊर्जा से हम जिसको चार्ज करने वाले हैं वो हमारी क्या होती है, बैटरी। बैटरी थोड़ी मजेदार नहीं बनी है, चलिए मेरे हाथ में काफी ऑप्शंस हैं, अब समझ जाइए कि चलो ये बैटरी है, कंपनी तो प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं। तो बेटा ये क्या है, बैटरी है। और जो बैटरी आजकल हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली उसके अंदर कौन सा केमिकल मिलाया जाता है, H2O। पुराने समय में इसमें हम क्या मिलाते थे, H2SO4। तो अब क्या है कि जो बैटरी है इसकी बड़ी समस्या है, क्योंकि ये डीसी करंट को समझती। यदि हम एसी से डायरेक्ट इसे जोड़ देंगे तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होने वाली, क्योंकि बैटरी किसकी भाषा समझती है, डीसी की। तो अब होता क्या है कि सबसे पहले इसमें हम एक बॉक्स से होकर करंट गुजारते हैं, और इसी बॉक्स का नाम क्या होता है, इन्वर्टर। लेकिन इस इन्वर्टर में दो डिवाइस यूज होती हैं एक्चुअल में, और वो दो डिवाइस क्या होती हैं। सबसे पहले इसका एक पार्ट जिसका नाम क्या होता है, रेक्टिफायर। और ये रेक्टिफायर क्या करता है कि भाई जो ऊपर से करंट आ रहा है एसी, ये एसी को किस में बदल देता है, डीसी में। और रेक्टिफायर किसका बना होता है, डायोड का, क्योंकि डायोड में इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दिशा में बहते हैं, अपोजिट फ्लो नहीं करते। तो जैसे ही एसी रेक्टिफायर से गुजरती है, अब ये किस में चली गई है, ये इसमें चार्ज करने के लिए चली गई है, और एक कौन सा करंट आया, डीसी, तो आपकी बैटरी हो गई चार्ज। अब जब लाइट चली गई तो अब डीसी का संपर्क टूट गया, तो अब इसमें जो केमिकल टूटा था वो दोबारा जुड़ने लगेगा, तो इसका आउटफ्लो भी किसके फॉर्म में आएगा, डीसी के फॉर्म में। लेकिन डीसी यदि आपके घरों के बल्ब में जाएगी तो भाई बल्ब तो किस पर जल रहे हैं, एसी पर, तो मामला फिर गड़बड़ है। तो ऐसे में हमारा काम कौन करता है, इन्वर्टर, क्योंकि इन्वर्टर का काम होता है कि बैटरी से जो डीसी आ रही है ये इसे किस में बदल देता है, एसी में। तो अब इससे जो आउटपुट निकलेगा वो डीसी ना होकर क्या होगा, एसी, और आपके घर के पंखे, हमारे घरों के बल्ब, ये सभी चीजें हमारी चलने लगेंगी। तो ये मामला क्लियर हुआ कि हमारे, अब सोचिए हमारे घरों में इन्वर्टर होता है, हम उसे इतनी तवज्जो नहीं देते, और यही तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है जो मामले को बिल्कुल बदल देती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया, कितनी प्यारी डिवाइस बनाई। सोचिए इतना सिस्टम हमारे घरों में चल रहा है कि बैटरी डीसी है, इन्वर्टर इससे 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 क्या क्या नहीं होता। बस इतना जरूर याद रखिए कि जो रेक्टिफायर होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और जो इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसमें डायोड इस्तेमाल होते हैं, इसमें डायोड होते हैं, उसमें ट्रायोड होते हैं। कभी आपने देखा होगा छोटे छोटे से सिलेंडर या पिस्टन जैसे आते हैं, वो प्लास्टिक जैसे, उसमें आपको लगता होगा अंदर कुछ गुरिया टाइप का डला हुआ है, वही हमारे क्या होते हैं, इस स्विच होते हैं। कई बार हमारी फोर व्हीलर्स वगैरह में कई बार ऑटोमेटिक सिस्टम गड़बड़ हो जाते हैं, तो जो मैकेनिक उन्हें सही करता है वो एक ही बात कहता है, अरे भाई इसका प्लग चला गया, इसका स्विच चला गया। तो इस स्विच और प्लग क्या होते हैं भाई, यही तो होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्लियर हुआ, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखिए आपके सामने, हमारे सामने कौन मिलता है, मदरबोर्ड। एक्चुअल में कई सारे आईसी, ट्रांजिस्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स ये जिस प्लेट पर लगाए जाते हैं वही एक साथ हमारा क्या बन जाता है, मदरबोर्ड। देखिए एक मदरबोर्ड में हमें कितनी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इसमें देखिए माइक्रो प्रोसेसर्स लगा हुआ है, जगह जगह पर आईसी चिप्स कनेक्टेड है, ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये सब चीजें जब जिस प्लेट पर तैयार कर दी जाती हैं, तो जब सब एक ही जगह पर आ गए, दैट इज कॉल्ड मदरबोर्ड। क्लियर, चलिए देखते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर के सभी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। जाहिर सी बात है, दिख ही रहा है। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी, देखिए मदरबोर्ड को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, सिस्टम बोर्ड भी इसी को कहा जाता है। यह बोर्ड प्लास्टिक का बना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। इसका बेस हम किसका बनाते हैं, प्लास्टिक, क्योंकि इंसुलेटर प्लास्टिक भाई विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। यदि पूरे सर्किट्स, यदि करंट सभी में आपस में मिक्स हो गया
तो सब स्वाहा हो जाएगा। इसीलिए इसका बेस जो हम बनाते हैं वो हम किसका रखते हैं, प्लास्टिक का, ताकि इलेक्ट्रिसिटी आवेश एक दूसरे की तरफ ना जाए। अब देखिए एप्पल कंप्यूटर के मदरबोर्ड को अलग से क्या कहा जाता है, लॉजिक बोर्ड। अब आते हैं भाई, अगली हमारी आ गई है एमसीबी। वो तो हो गई हमारी मदरबोर्ड। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर, अच्छा इसमें जगह भी छूटी हुई है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेक, मिनिएचर सर्किट ब्रेक। तो जो मिनिएचर सर्किट ब्रेक होता है ये एमसीबी होती है। और देखिए हमारे घरों में आजकल एमसीबी इस्तेमाल होती है। एक समय था जब हमारे घरों में एमसीबी इस्तेमाल ना होकर फ्यूज कंडक्टर्स लगाए जाते थे। देखिए पहले क्या होता था, पहले हमारे बोर्ड पर जगह जगह क्या लगे होते थे, ऐसे फ्यूज कंडक्टर, और इनमें एक तार जुड़ा होता था और इसी के थ्रू फिर जो हमारे स्विच होते थे उनमें जाता था करंट। ये इसलिए रहता था क्योंकि यदि घर में वोल्टेज तेज आ जाए और इससे बेटा ट्यूबलाइट, पंखे, टीवी, वॉशिंग मशीन सब चल रहा था, तो ज्यादा करंट आ गया तो ये सब तो बेटा जल जाएंगे, तो ये सर्किट ब्रेक हो जाता था बीच में से। और इसी को हम क्या बुलाते थे पुराने समय में, फ्यूज। और कई बार बचपन के दिन याद करो जब एमसीबी नहीं आती थी तब इस फ्यूज का तार हम घर में से कोई तार लाते थे, दोनों इससे जोड़ दिए और हमारा सर्किट हो गया तैयार। अब वोल्टेज ज्यादा आए, पता चला वो तांबे का तार नहीं पिघल रहा है, भले टीवी पिघल गई। लेकिन आजकल ऐसी चीजों की जगह कौन ले चुकी है, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेक। और ये किसके सिद्धांत पर काम करती है भाई, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया से बन गई, क्योंकि इसमें हमने स्पेशल रेजिस्टेंस उनका इस्तेमाल कर दिया। क्योंकि रेजिस्टेंस को हम इतना मैनेज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को हम इतना मैनेज कर सकते हैं कि इतना वोल्टेज आए तब तक आप स्टेबल रहिए, और जैसे ही वोल्टेज आए तो उसमें स्विचिंग चालू हो जाती है। और जब रेजिस्टेंस का स्विचिंग चालू हो जाता है तो अब वो धारा को आगे नहीं भेजता, वो इसका विरोध करता है, तो एमसीबी नीचे गिर जाती। याद करो ये हमारे घरों में ऐसी लगी होती, तो ऐसे में क्या होता है कि इसके अंदर क्या डिवाइस जुड़ी होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और जैसे ही वोल्टेज ज्यादा आता है तो रेजिस्टेंस तो बेटा एक सर्टेन टाइप से ही काम करेगा, वो वोल्टेज उतना ही फिक्स रखेगा जितना जरूरी है। उस वोल्टेज से जैसे ही जरा सा ऊपर आया उसने इसका विरोध किया, आगे धारा का बहना रुक गया, मैग्नेटिज्म रुका और वो एमसीबी कहां आ गई, नीचे। फिर याद करो थोड़ी देर बाद उसी एमसीबी को हम कहां करते हैं, ऊपर, क्योंकि एक झटका जो तेजी से आया उसने फ्लक्चुएशन के कारण एमसीबी को कर दिया डाउन, और उसी को संभालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर एमसीबी ऊपर। इससे हमारा सर्किट जलने से बच जाता है। तो भाई यही होती है हमारी एमसीबी। अब देखिए एमसीबी कई टाइप की होती है, एमसीबी बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप। एक्चुअल में क्या होता है कि जो बी और सी टाइप होते हैं इसमें जो फ्लक्चुएशन नंबर होते हैं वो नॉर्मली कितने होते हैं बेटा, 5। जो 5 के आधार पर या 5 स्विच के आधार पर लगाई जाती है वो होती है बी टाइप, और जो 5 से 10 स्विचिंग प्रोसेस पर लगाई जाती है वो होती है सी टाइप। और सी टाइप एमसीबी कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, घर और उद्योग में। यदि घर में बेटा आपके ज्यादा डिवाइसेज हैं, ज्यादा सेंट्रल एसीज वगैरह है, या नॉर्मल रूम एसी ज्यादा यूज होते हैं, तो फिर हमें उसमें कौन सी लगानी पड़ती है, सी टाइप। अदरवाइज एक नॉर्मल घर में बी टाइप एमसीबी होती है सफिशिएंट। इसके बाद हम देखते हैं डी टाइप, जिसमें और भी ज्यादा स्विच बढ़ जाते हैं। तो भाई एक केबल और केबल कहां पर होती है, इंडस्ट्री में, क्योंकि हैवी लोड को मैनेज करने के काम आती है। क्लियर हुई इतनी सी बात। चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे टेलीविजन। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक अलग ही चीज पर, और वो हमारे सामने हमें क्या मिलता है, टेलीविजन। तो देखिए भाई यदि आपसे पूछा जाए कि टेलीविजन की खोज किसके द्वारा की गई है, तो टेलीविजन की खोज किसने की है बेटा, बेयर्ड। कब की है, 1926। तो एक बात याद रखिए कि वास्तव में हमारी इस दुनिया में बेटा जो सबसे पहले टीवी का आविष्कार हुआ है, हालांकि आविष्कार बिल्कुल गलत लिखा हुआ है बेटा, आविष्कार लिखा हुआ है, सही वर्ड क्या होता है, आविष्कार। तो सबसे पहले टीवी के आविष्कार में हम देखें तो बेटा किसका नाम हमारे सामने आता है, तो वो नाम किसका आता है, जे.एल. बेयर्ड। इनके द्वारा टेलीविजन को बनाया गया। लो इसे मैं सही कर देता हूं, ये क्या होता है, आविष्कार। तो भाई टीवी का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया, बेयर्ड के द्वारा। अगली बात 1927 में, अगली ही बात जब इन्होंने टेलीविजन का अच्छे से डेवलप कर दिया तो फिर टेलीविजन टेलीकास्ट होने लगे। हालांकि बेटा इन पर प्रसारण बहुत ही लिमिटेड हुआ करते थे और सिग्नल्स अक्सर इनके चले जाया करते थे। जैसे हमारे यहाँ याद करो जब डीडी वन आता था तो डीडी वन के प्रसारण के लिए टीवी टावर्स बनाए जाते थे गांव या शहर से बाहर। तो उनमें भी क्या है, चूंकि अभी तक
हम लोगों ने दौलित्र, याद कीजिए एक शब्द मैंने आपको बताया था दौलित्र, फर्स्ट डे की क्लास में देखिए दौलित्र के बारे में बताया था। ये क्या होते थे हमारे ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स, तो ऑसिलेटर्स क्या करते थे कि जो भी हमारा विजुअलाइजेशन होता है या ध्वनि तरंगें होती हैं, ये उनको किस में कन्वर्ट करते थे, सिग्नल्स में। तो उस समय सैटेलाइट तो बने नहीं थे, तो क्या हुआ करता था कि जिस कार्यक्रम का हमें प्रसारण करना है, उस कार्यक्रम के प्रसारण को हम दौलित्र के द्वारा किससे बदल देते थे, सिग्नल्स में, और ये सिग्नल उस कार्यक्रम चैनल के द्वारा पूरे शहर में भेज दिए जाते थे। और पूरे शहर में जगह जगह एंटीनाज लगे होते थे जो उन सिग्नल्स को कैच करते थे, और एक वायर वाले सिस्टम के द्वारा आपकी टीवी चल जाया करती थी। तो ये काफी लो ग्रेड वाला प्रसारण था, लेकिन ठीक है, स्टार्टिंग के लिए तो इतना भी बहुत है। तो भाई सबसे पहले यूएसए में, याद रखिए, सबसे पहले टेलीविजन का प्रसार किस देश में स्टार्ट हुआ, यूएसए में। उसके बाद देखिए हम अपने भारत की बात करें तो भारत में इन सबके टेलीकास्ट की शुरुआत कब से हुई है, 1959 से। और ये टेलीविजन की शुरुआत हुई है बेटा, केवल एक दो आए थे बस, और मतलब बड़े बड़े ऑफिसों में रखे होते थे या कुछ ज्यादा ही आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति थे उनके घर में आए थे, क्योंकि इतनी कॉमन चीज नहीं थी उस समय। इसके बाद हम देखते हैं 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई। देखिए 1959 में भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई, और किस चैनल के साथ हुई, दूरदर्शन के साथ। हालांकि उस समय टेलीविजन इतने कॉमन नहीं थे, दूर दराज तक भी कॉमन नहीं थे। उसके बाद देखिए प्रसार भारती, एक कब स्टार्ट हुआ बेटा, 1997 में, एक अलग ही कार्यक्रम के साथ, और उसके तहत रेडियो दूरदर्शन सबको एक कर दिया गया। अब हम देखते हैं टेलीविजन के प्रमुख कितने प्रकार की होती है। तो देखिए भाई टेलीविजन हमारे सीआरटी टीवी चलते हैं, एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा टीवी, ये इतने प्रकार के चलते हैं। जो हमारी सीआरटी थी, ये पुराने समय की टीवी याद करिए, इस पीछे की तरफ देखिए इसके मोटी बॉडी हुआ करती थी, क्योंकि इसमें कैथोड रे ट्यूब का यूज होता था। कई बार आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि उस समय कहते थे, अब तो पतली वाली टीवी आ चुकी है, एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा, लेकिन पहले जो टीवी आती थी उसके पीछे की तरफ बॉडी हुआ करती थी, क्योंकि इसके पीछे क्या रहती थी, पिक्चर ट्यूब, जैसे आप कहते हैं पिक्चर ट्यूब, उसका सही नाम क्या था, कैथोड रे ट्यूब, और इसीलिए इस टीवी का नाम ही क्या पड़ गया था, सीआरटी। क्योंकि वो ट्यूब अलग फैली होती थी, इसीलिए इनके पीछे एक अलग हिस्सा बड़ा रहता था, इसीलिए टीवी पीछे से कैसी हुआ करती थी, मोटी हुआ करती थी। इसका फुल नाम क्या है बेटा, कैथोड रे ट्यूब टेलीविजन। इसका आविष्कार कार्ल ब्राउन के द्वारा 1987 में किया गया। इसमें देखिए लिखा हुआ है कैथोड ट्यूब, पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रिक विजुअल सिग्नल्स को आपके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, इसी से हमारी टीवी चलती है। केवल नाम के लिए याद रखना है आपको। एलसीडी, एलसीडी की हम क्वालिटी देखें तो इसको बेटा आजकल ये काफी कॉमन है, जैसे हमारे मोबाइल की स्क्रीन कौन सी आती है, एलसीडी स्क्रीन आती है। तो जो एलसीडी होती है इसका फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेलीविजन। क्या है पूरा नाम इसका, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेलीविजन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि दो ग्लास प्लेटों के मध्य द्रव क्रिस्टल का उपयोग करते। क्या होता था कि पहले के जमाने में क्या होता था कि पिक्चर ट्यूब काफी बड़ी होती थी और उसमें जो सिग्नल आते थे तो पिक्चर ट्यूब उन्हें बढ़ाती थी, तो उसका हमारा पर्दे पर दिखता था। अब हमने इसमें क्या किया है कि दो प्लेट्स ले ली और जो ट्यूब वाला सिस्टम था वो इन प्लेट्स के बीच में भर दिया, तो पीछे वाली ट्यूब की समस्या खत्म। तो बेटा अब एक कैसा हिस्सा हो गया, पतला। अब इसके पीछे एक CFL रोशनी जैसी दी जाती है जिससे हमें डायग्राम्स वगैरह दिखते हैं। और देखिए इस टीवी की लाइफ 50,000 से 60,000 घंटे होती है, क्योंकि उसमें जो लिक्विड भरा हुआ है वो एक कुछ समय तक ही चल सकता है। तो वो लगभग कितने आवर्स तक चल सकता है, 50,000 से 60,000। आप चाहे जरूरी नहीं कि उस बॉडी को हटाएं, उसका जो लिक्विड सिस्टम खत्म हो गया है उसे आप दोबारा रिफिल भी करवा सकते हैं। हालांकि इतने घंटे भी कम नहीं होते, काफी ज्यादा आवर्स होते हैं, और मोबाइल की दुनिया में तो टीवी और भी कम चल रही। तो भाई ये कौन सी हो गई हमारी एलसीडी टीवी। इसमें देखने का कोण 150 तक होता है, ये बात याद रखिए, क्योंकि एलसीडी में जब आप ज्यादा तिरछा देखने जाते हैं तो उसमें फिर आपको दिखाई नहीं देता, पिक्चर्स इमेज हट जाती हैं। तो इसमें हम एक बार में कितना देख सकते हैं, लगभग 150 डिग्री तक हम घूमकर इसे देख सकते हैं। एलसीडी से महंगी नया इन्वेंशन एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। उसमें क्या हुआ था कि हमने बीच में लिक्विड रख दिया था तो उसका नाम पड़ गया था एलसीडी। ये क्या है, एलईडी। इसमें हम CFL वाली सिस्टम का उपयोग ना करके एक सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके बल्ब में होता है, जो हमारे आजकल एलईडी बल्ब आते हैं, तो वैसा ही सर्किट इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म जब हम देखें, इसका लाइट इमिटिंग डायोड टेलीविजन, इसका पूरा नाम है, जरूर याद रखिए। इसमें देखो किसके थ्रू हम इस्तेमाल करते हैं, वही बता दिया, पीछे एक सर्किट होता है, तो एलईडी प्रकाश का उपयोग करके इसमें चित्र प्राप्त किए जाते हैं। इस टीवी की लाइफ
80 से 90,000 घंटे होती है। देखिए अच्छी खासी लाइफ है इसकी, एलसीडी तो काफी ज्यादा है। इसे भी देखने का कोण कहीं ना कहीं बेटा 150 डिग्री से ज्यादा भी हम इसमें देख सकते हैं, इसीलिए अलग वर्जन हो जाता है। ये सबसे कम ऊर्जा की खपत करती है। अब देखिए भाई इसके बाद क्या आती है प्लाज्मा टीवी। इसमें हम देखते हैं प्लाज्मा सेल का उपयोग करके। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं कि प्लाज्मा सेल कुछ अलग होता है, लेकिन प्लाज्मा टीवी में देखने का मजा ही अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो लिक्विड भरा जाता है वो लिक्विड ना होकर जेली टाइप का होता है, और जेल स्टेट को हम क्या बुलाते हैं? प्लाज्मा। अब इसमें देखिए ये लाइट भी ज्यादा खाएगी, देखिए लिखा हुआ है ये लाइट भी ज्यादा खाती है, इसकी लाइफ भी कम होती है, लेकिन इसमें से देखने का कोण कुछ ज्यादा होता है, लेकिन हाँ डिस्प्ले में मजा आ जाता है। और ऐसी होती है हमारी प्लाज्मा टीवी। देखिए लिखा है इसकी विभेदन क्षमता सबसे अच्छी होती है, इसलिए इसमें देखने में एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा। अगला हम देखते हैं भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास। देखिए अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ जनरल फैक्ट्स हमें याद करने होते हैं, और वो आप जरूर याद करेंगे मेरे साथ। सबसे पहले BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखिए इसे मिक्स मत करना, एक होता है वेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वो एक अलग चीज है, वो आपके विद्युत उपकरण बनाती है। एक क्या है? बेल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सरकारी कंपनी है, PSU है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1954। और किस जगह हुई थी बेटा? बेंगलुरु। इसीलिए देखिए आपका बेंगलोर आज के समय सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को वहां पर एक अलग ही नजरिए से क्या कर दिया है? डेवलप करवा दिया है। तो इसीलिए भाई इसे जरूर याद रखिए कि बेल की स्थापना 1954 में कहां पर हुई थी? बेंगलुरु में। इसके बाद हम देखते हैं 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई। देखिए 54 के बाद डेवलपमेंट तो चालू हो गया, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट एक चीज थी हमारे लिए कि हमने इसके लिए सरकारी तौर पर मंत्रालय के तौर पर एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया 1970 में। 1970 में ही भारत में पहली बार ट्रांजिस्टर्स का उपयोग भारत में किया लगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर के द्वारा बड़ी बड़ी डिवाइस छोटी डिवाइस में कन्वर्ट होने लगी। अब देखिए 1974 में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना गाजियाबाद में एक सहायक संस्थान के रूप में, क्योंकि एक साउथ में काम कर रहा था तो हमने एक नॉर्थ में भी अलग से डेवलप कर दिया सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कब बना? 1974। हर एक सन हमें याद रहनी चाहिए। 1982 में पहली बार रंगीन कलर टीवी का उत्पादन भारत में ही होने लगा, और उसके बाद देखिए 1984 में सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रिसर्च समीर की स्थापना की गई। एक्चुअल में माइक्रोवेव का मतलब माइक्रोवेव ओवन नहीं है, माइक्रोवेव का मतलब होता है ऐसी रेडियो तरंगें जिनका उपयोग हम कई स्तर पर कर सकते हैं। जैसे अच्छे खासे टेलीविजन के प्रसारण में माइक्रोवेव रडार की प्रमुख टेक्नोलॉजी होती है। तो बेटा ये सब हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 1984 में, और इसका नाम क्या था? समीर। वहीं हम देखते हैं कि 1985-90 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में लगातार इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा अलग से प्रोत्साहन दिया गया। ये भी हमें याद रखना चाहिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 7वीं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को क्या कहते थे? राइजिंग इंडस्ट्री, क्योंकि यही आगे जाकर हमारे देश का भविष्य बनेगा, और नो डाउट यही टेक्नोलॉजी आज हमारे देश के लिए सबसे बड़े भविष्य के तौर पर कार्य कर रही है। अगला हम देखते हैं 1990 में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र CMET की स्थापना पुणे में की गई, जो इसके लिए हर प्रकार का रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाएगा। 1994 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पर एक अलग यूनिवर्सिटी के रूप में दिल्ली में 1994 में इसकी स्थापना कर दी। अगला हम देखते हैं 1994 में ये हो गया बेटा प्रौद्योगिकी संस्थान। इसके बाद हम देखते हैं 95 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड। अब ये नॉर्मल सी चीजें हैं, इसे हम नहीं, आपको बिल्कुल टेलीग्राम के फॉर्म में सब मिल जाएगा। लेटेस्ट बात करते हैं 2000 भारत में पहली, याद रखिए ये बिल्कुल अलग ही पॉइंट है आपका, कि 2000 भारत में पहली बार हमने नेशनल पूरे प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति अपनाई, जो इसके विकास में एक पॉलिसी के तौर पर काम करेगी। और सबसे लेटेस्ट कौन सी पॉलिसी इसमें काम कर रही है? तो 2012 के बाद कौन सी काम कर रही है? 2019। और देखिए बहुत प्यारा पॉइंट, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग शहरों में हम एक डेवलपमेंट करेंगे, जिससे हमारा फाइनली आउटपुट बिल्कुल अच्छा होगा। तो ये कॉरिडोर कहां पर डेवलप किया है? आपके उत्तराखंड राज्य में। याद करिए एक कहां पर हो गया है बेटा? उत्तराखंड राज्य में। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला,
इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित प्रमुख कंपनियां, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में फिलिप्स कंपनी, जो फिलिप्स के हम उत्पादन इस्तेमाल करते हैं, 1891 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसकी स्थापना की गई। पैनासोनिक, इसके भी काफी अच्छे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, 1918। एक कहां की है? जापान की। ये नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं। सैमसंग मोबाइल इस्तेमाल करते हो, टीवी, वॉशिंग मशीन, 1938 में इस कंपनी की स्थापना हुई। कहां की है? साउथ कोरिया। हिताची कंपनी 1946 में स्थापना हुई। कहां की है? जापान की। सोनी कंपनी, क्या बात है, सोनी के लेंस इस्तेमाल होते हैं भाई आपके मोबाइलों में, 1946। और एक कंपनी भी कहां की है? जापान की। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं बेटा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके। अब देखिए भाई, भारत की कुछ प्रमुख संस्थान जैसे बेल की स्थापना 1954 बेंगलुरु, भारत। एलजी कंपनी, ये 1958 में, ज्यादा पुरानी नहीं है भाई। और देखिए इन सब के मुकाबले हमें लगा है कि फिलिप्स कंपनी आपकी सबसे ज्यादा पुरानी है। वही बेटा हैवेल्स की आप जो लाइट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वायर इस्तेमाल होते हैं, ये 1958 में ही बनी है, नोएडा भारत की है। इंटेल कंपनी, प्रोसेसर काफी फेमस है, 1968 यूएसए। लेनोवो कंपनी, आपके लेनोवो के लैपटॉप्स वगैरह आते हैं, ये 1984 में बनी है। और कहां की है? हांगकांग, चाइना। माइक्रोमैक्स मोबाइल, ये बेटा इंडियन कंपनी है, 2000। और कहां की है? गुड़गांव की। अब देखिए भाई, कुछ आविष्कारक जो हमें याद रखने चाहिए, जैसे माइक्रोवेव ओवन किसने बनाया? पर्सी स्पेंसर। टेलीफोन किसने बनाया? ग्राहम बेल। टेलीविजन अभी अभी बताया था, जेएल बेयर। बैटरीज वगैरह बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? एलेक्जेंड्रा वोल्टा। बल्ब, थॉमस एडिसन। अगला देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर, ये किसने बनाई थी? जे फेडरिक डैनियल। जिससे मोटर किससे चलेगी भाई? इलेक्ट्रिक मोटर से। या नॉर्मल इंजन भी किसने डेवलप किया था? डैनियल ने। फ्यूज तार, संट, वो अब इस्तेमाल नहीं होते, थॉमस एडिसन। जो मैं पढ़ा चुका हूं वही अब आपको एक जगह दिखने लगा, आईसी चिप, जैक के लिए भी पढ़ा चुका हूं। लेजर किरण याद रखिए बेटा, थियोडोर मैमन। रेडियो का आविष्कारक किसे कहा जाता है बेटा? जे मार्कोनी को। रेडियो का आविष्कारक किसे कहा जाता है? जे मार्कोनी को। चलिए अब हम अगला देखते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित भारत के प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं? तो देखिए भाई, अब हम देखते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1909। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, ये बेटा मुंबई में, ट्रॉम्बे में बना हुआ है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, ये इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर काम करती है, 1947 दिल्ली। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, भाई ये कहां पर है? कलकत्ता। इसका काम होता है वो सिलिकॉन या प्लास्टिक प्लेट बनाना। इसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये पिलानी राजस्थान में। इंजीनियरिंग बेटा स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर काम करता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये कई प्रकार के काम करता है, क्योंकि यहां पर रेडियो एक्टिव और अर्धचालक दोनों को एक साथ यूज किया जाता है। अगला और आखिरी आज के लिए है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1975, तिरुअनंतपुरम। तो देखिए भाई, ये सेक्शंस मैंने आपको थोड़ा जल्दी बता दिया है क्योंकि ये याद करने वाला कंटेंट है, और इसे आप टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर लें और वहां पर आप इसे जरूर याद करें लाइन से। ये हमें चीजें याद होनी ही चाहिए। ये प्रीलिम्स के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के नजरिए से, क्योंकि उसमें सीधा आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़े हुए प्रमुख संस्थानों के नाम बताइए, तो वहां पर ये आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। तो देखिए, अब आपको तीनों लेक्चर्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अब इसमें जो और भी फैक्ट होंगे वो हम एमसीक्यू की तरह सॉल्व करेंगे। तो अगला लेक्चर आपका किस पर बेस्ड होगा बेटा? एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद। पढ़ते रहिए और जल्दी से एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनिए। थैंक यू।